हेलो फ्रेंड्स, एसके ला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने संसद के समितियों व प्रमुख संसदीय शब्दावली पर डिस्कशन किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट देश का जो है प्रधान न्यायालय है, जो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 मतलब कि 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। देखिए, आज का जो विषय है वो इतना विस्तृत है कि एक वीडियो में इस पर पूरी तरह चर्चा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को हम एक सीरीज की तरह कई चरणों में पढ़ेंगे और संभव है कि यह 3 या 4 वीडियो में पूरा हो पाएगा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, इस पर ध्यान देने के बजाय पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस विषय को समझने के लिए इसकी जड़ में जाना नितांत आवश्यक है। फ्रेंड्स, भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट के शुरुआत की कहानी जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी हुई है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का था, उस वहाँ से ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट के गर्त में जो है वहाँ तक का हमको पूरा देखना होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसका क्या कनेक्शन है, तो हम ये पूरा पिक्चर जो है क्लियर होगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। 1774 में जो है क्या हुआ कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का, इसके जरिए जो है 1774 में एक गजट जारी हुआ 1774 में। और ये 1774 के इसी गजट के द्वारा जो है कलकत्ता में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, देखिए मैं लिख दिया हूँ कि कलकत्ता में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मित्रों, एक ही ध्यान दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी हुई है। उस एक्ट के जरिए जो है 1774 में एक गजट जारी हुआ और उस गजट के अधीन जो है कलकत्ता में ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। बाद में सन 1800 में जो है मद्रास में, फिर 1823 में मुंबई में जो है इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। लास्ट में जो है 1831 में जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ और जिसके तहत क्या हुआ कि विभिन्न प्रांतों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई एवं तीनों प्रेसिडेंसी नगर अर्थात जो कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित थे उनको समाप्त कर दिया गया और इसका स्थान हाई कोर्ट ने ले लिया। ठीक है, इन उच्च न्यायालयों को जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। कहने का मतलब ये कि 1935 एक्ट के जरिए भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना होना जो है प्रपोज था, होना था। ठीक है, और जब तक नहीं हुआ तब तक इन हाई कोर्टों को जो है सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में जो है क्या हुआ कि एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित था। फेडरल कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था। ध्यान दीजिए कि फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में फ़र्क है। फेडरल कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय नहीं था, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ऐसे न्यायालय को कहा जाता है जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील न होता हो। जो फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था उसके निर्णय के विरुद्ध क्या था कि प्रमाण पत्र के बिना सर्टिफिकेट के ही प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, इसीलिए उसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था। ठीक है, फेडरल कोर्ट की यही सबसे बड़ी त्रुटि थी। ये फेडरल कोर्ट तब तक काम करता रहा जब तक कि वर्तमान का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में नहीं आया। स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के जो पहले चीफ जस्टिस
हुए वो हीरालाल जेकानिया हुए थे, जो 28 जनवरी 1950 को हमारा जो आज का वर्तमान का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। और उसके प्रथम जो है चीफ जस्टिस हुए वो हीरालाल जेकानिया थे। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि हीरालाल जेकानिया जी जो थे, इसी फेडरल कोर्ट में जो 1935 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, इसी फेडरल कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे थे। और वही चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले जो है चीफ जस्टिस के रूप में पदासीन हुए। ठीक है मित्रों, जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो क्या है। अभी तक तो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चर्चा किया, लेकिन अब हम ये देखना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के लेके क्या प्रोविज़न है। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुप्रीम कोर्ट को लेके आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक प्रोविज़न बताया गया है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम आते हैं इस्टेब्लिशमेंट को लेके कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 का क्लास फर्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन और संरचना की बात करता है। और इस आर्टिकल के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम जिसमें क्या होगा कि एक चीफ जस्टिस होगा और उसके अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 124 के क्लास फर्स्ट में आज भी यही लिखा मिलेगा कि जिसमें लिखा है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस तथा इसके अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अर्थात कुल कितने जज हो गए? 8। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को अगर शामिल कर लिया जाए तो कुल टोटल 8 जजों का उल्लेख मिलता है 124 के क्लास फर्स्ट में। लेकिन क्या हुआ कि जो जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाने लगी। और बढ़ाई जाने का नतीजा क्या हुआ कि ये जो टोटल जजेस थे 8, वो 1956 में क्या हो गए? 11 हो गए। 1960 में कितने कर दिए गए? 14 कर दिए गए। 1977 में कितने कर दिए गए? 18 कर दिए गए। फिर उसी तरह से 1986 में 26 हो गए, और 2009 में क्या हो गए? 31 हो गए, और 2014 में आखिरी में ये बढ़ के लास्ट टाइम 34 हो गए, जिसमें सारे में क्या है कि चीफ जस्टिस जो है ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरह से आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या है? 34 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है। फ्रेंड्स, प्रश्न उठता है कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है? तो जी नहीं। अगर आप आर्टिकल 124 के क्लास फर्स्ट को ध्यान से पढ़ें तो देखेंगे कि स्पष्ट शब्दों में संसद के नाम का जिक्र है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो केवल संसद के पास है। इसके लिए किसी भी संशोधन की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 से लेके 1989 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज नहीं थी। आप देख सकते हैं, फीमेल जजों की बात हो रही है कि जो है 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तब से लेकर 1989 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज नहीं थी। 1989 में सबसे पहले फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में महिला जज के रूप में पहुंची। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं, उसके बाद से सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। तो ये तो आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, ये तो प्रेजेंट टाइम में है। मतलब यहाँ तक आप देखिए, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्र और रंजना प्रकाश देसाई, मतलब फातिमा बीबी के पास बाद जो है 4 और महिलाएं जो है क्या है सुप्रीम कोर्ट में महिला जज के रूप में पहुंची। अच्छा, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज एक साथ जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं। वो कौन कौन है? तो ये हैं आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। ये तीनों जो हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे। देश के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला जज काम कर रही हैं। कुल मिलाकर 8 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई महिला जो है CJI नहीं बनी, यानी चीफ जस्टिस
जो है नहीं बन पाई। फ्रेंड्स, अब जो है हम चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन को लेके कि जो है कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का जज या बन सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है। इसके बारे में प्रोविजन जो है आर्टिकल 124 के क्लास 3 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्लास 3 में इसके लिए प्रोविजन है और इस आर्टिकल के अनुसार जो प्रोविजन बताया गया वो यही है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले जो है सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये जो नीचे जो 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, नीचे जो 3 जो है एलिजिबिलिटी कहिए या क्वालिफिकेशन कहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए। इसमें से कोई एक होना चाहिए, या तो वो 5 साल का जो क्या हो हाई कोर्ट में जज रहा हो, दूसरा क्या हो कि किसी हाई कोर्ट में वो 10 साल तक प्रैक्टिस किया हो, या तीसरा क्या हो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी जो क्या है कि पारंगत विधिवेत्ता हो। किसकी नज़र में? राष्ट्रपति की नज़र में। तो देखिए, क्वालिफिकेशन को जानने के लिए सिंपल सी बात कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, ये तो कॉमन चीज़ है। उसके बाद ये 3 जो क्वालिफिकेशन दिए गए हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो जो है आप कोई भी जिस व्यक्ति के पास ये योग्यता रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होगा। फ्रेंड्स, अब हम जो है इन तीनों जो क्वालिफिकेशन है यहाँ इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो है भारत का नागरिक होना तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा अन्य 3 योग्यताओं में से किसी एक का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है कि वो है सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट का जज होना। किसी हाई कोर्ट का जज होना मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो अगर सबसे पहले आप हाई कोर्ट का जज बन जाइए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनना आपका आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने लोग भी जज बने हैं उनमें जो मोस्टली जो लोग हैं, अधिकांश जो लोग हैं इसी कोटे के रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। अगर वह व्यक्ति एक हाई कोर्ट में 3 वर्ष तक जज रहा है और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र दूसरे हाई कोर्ट में हो जाए तो 2 साल वहाँ सेवा देने के बाद वह क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये 5 साल जो कार्यकाल है कि एक ही हाई कोर्ट में पूरा हुआ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष का कार्यकाल एक ही हाई कोर्ट में। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए कि सेवाओं के बीच में कोई अंतराल न हो, कोई गैप न हो, यानी जो सेवाएं क्या हो कंटिन्यू हो। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके पास जो हाई कोर्ट का जज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बन ही नहीं सकता है। उसके पास दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि और अगर वो हाई कोर्ट का 10 साल का अधिवक्ता हुआ रहा है, 10 साल प्रैक्टिस किया हाई कोर्ट में, अर्थात वकीलों का कोटा इसको बोलते हैं, वकीलों का कोटा। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक मिस चांस हो गया कि जज आप हाई कोर्ट के नहीं बन पाए, तो फिर क्या है कि आपके पास दूसरा विकल्प है। इसी दूसरे विकल्प को इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, और वो क्या है? वकीलों का कोटा। यानी अगर किसी भी हाई कोर्ट में अगर आप 10 साल तक प्रैक्टिस किए हैं तो इसके आधार पे जो क्या है आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है तो आप बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन मान लीजिए कि अगर 5 साल तक एक हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस किए हैं और 5 साल तक दूसरे हाई कोर्ट में किए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल वही सीन होगा जैसे हमने ये हाई कोर्ट के जज के लिए बात किया था। अगर 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार बिना ब्रेक के प्रैक्टिस है और कुल मिलाकर 10 वर्ष पूरा हो जाता है तो भी वह सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस कोटे से बहुत से लोग जज बने हैं। जो ये है, इस कोटे से बहुत से लोग जज बने हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ क्या कहते हैं तमिलनाडु का केस है, तो इस केस में जो उस समय के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस SM सीकरी महोदय, वो क्या है कि इसी कोटे से, यानी ये 10 ईयर एडवोकेट इन हाई कोर्ट, इसी कोटे से वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। वे पहले ऐसे जज बने जो सीधे बार से पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वर्तमान में जो इंदु मल्होत्रा है, ये इसी कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है।
तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अगर ये चांस आपका मिस हो जाता है, आप किसी हाई कोर्ट के जज नहीं हैं, तो अगर ये दूसरा जो एलिजिबिलिटी है कि 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, चाहे एक या दो हाई कोर्ट में मिला के बिना ब्रेक के, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। और जो सबसे आखिर जो एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यानी पारंगत विधिवेत्ता, जो राष्ट्रपति के राय में अगर कोई व्यक्ति कानून का जानकार है तो वह व्यक्ति भी जो क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। हाँ, हालांकि इस योग्यता के आधार पर अभी तक आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में के जजों के नियुक्ति के बारे में, यानी अपॉइंटमेंट को लेके हम चर्चा करेंगे। तो इसका प्रोविजन कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 124 के क्लास 2 में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 124 के क्लास 2 में जजों के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो ये देखिए, सबसे इस टॉपिक में सबसे कंट्रोवर्शियल अगर कोई चीज़ है तो जजों का अपॉइंटमेंट है। इसको लेके क्या है कि ढेर सारे विवाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में 1950 से लेके 1993 तक प्रोविज़न कुछ और था और 93 के बाद कुछ और है जो वर्तमान में चल रहा है। तो पहले हम 1993 तक जो व्यवस्था थी उसको देखेंगे, जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के क्लास 2 में है। ठीक है, आर्टिकल 124 क्लास 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 124 क्लास 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ फिर एक भी चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको कि अपॉइंटमेंट को लेके दो तरह की व्यवस्था है। एक तो 1993 के पहले कुछ और सीन था और 1993 के बाद कुछ और सीन है, तो हम दोनों को देखेंगे। तो पहले हम 1993 के पहले यानी जो व्यवस्था शुरू में थी और कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 124 के क्लास 2 में आज भी है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। जो 124 के क्लास 2 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति को इस मामले में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोई वैवेकी शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट तथा जो है हाई कोर्ट के जजों के परामर्श से ही करेंगे। ठीक है, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए वह उचित समझे। ठीक है मित्रों, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में जो है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट के जज से परामर्श लेगा। ठीक, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके परामर्श को प्राथमिकता देगा। अर्थात जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति सीजेआई का परामर्श अवश्य लेगा। जहाँ तक मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न है तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है संविधान द्वारा जो विहित एलिजिबिलिटी है, जो विहित अर्हता है, उसको रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीजेआई नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। मित्रों, 1950 से लेकर 1993 तक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तीन मामले सामने आए जिसको 3 जजेज केस कहा जाता है, और इसे जजेज ट्रांसफर केस भी कहा जाता है। इसमें जो पहला केस था वो क्या है? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। देखिए, जो हमने बताया कि ये दो तरह की व्यवस्था है, तो उसी कड़ी में ये है कि 3 जजों का केस जो एक फेमस केस था, जो जिसमें जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेके प्रोविज़न बताया गया था, जो इशू था। तो इसमें सबसे पहले जो केस था वो एसपी गुप्ता का था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ये 1982 का केस था। इस मामले में न्यायाधीशों के जो ट्रांसफ़र का मामला था, इसे फर्स्ट जजेज केस के नाम से भी जाना जाता है। जो एसपी गुप्ता का ये है, इसको क्या है कि फर्स्ट जजेज केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में हुआ क्या था? तो इस मामले में इस बात को लेकर आपत्ति की गई थी कि हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफ़र सीजेआई के परामर्श के बिना किए गए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के
एडवाइस के बिना कर दिए गए, जिसमें अब इसमें किसका हुआ था, इसमें पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इस मामले में राष्ट्रपति ने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय को प्रायोरिटी दिया, न कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति जो है एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों के मामले में सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। मित्रों, इस संबंध में जो दूसरा महत्वपूर्ण मामला है वह है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ देखिए, वह है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1993 का केस है। हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि एसपी गुप्ता के केस में क्या हुआ। एसपी गुप्ता के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया तो वो किसके फेवर में दिया, गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया। जो प्रेसिडेंट ने जो क्या किया कि जो ट्रांसफ़र किए थे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, और ऐसे ट्रांसफ़र में सीजीआई के एडवाइस उन्होंने नहीं लिया बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एडवाइस को माने। तो इसी बात को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ और प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। मतलब क्या कि सरकार के फेवर में ये डिसीजन हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा जो केस है इससे रिलेटेड, हमने 3 जजेस केस की बात की थी, तो उसमें जो दूसरा जो केस है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है ये, ठीक है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होते हैं उनके कई कैटेगरीज हैं, जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, सीनियर एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट है। तो जो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है, अपना एक संघ बना रखा है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। 1993 में इस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ने एक केस प्रस्तुत किया, एक केस दाखिल किया और कहा कि ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की इस केस को एक्सेप्ट किया और क्या है कि ये न्यायाधीशों के जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जो तत्कालीन प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने ये कहा कि भाई ये जो प्रोसेस है जजों के अपॉइंटमेंट का ये ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को एडमिट किया और फिर क्या किया कि जो प्रेजेंट में जो जजों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति इस तरह से नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा पूछे जाने पर कि किस तरीके से होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जजों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के द्वारा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत यहीं से हुई, इसी केस से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जजों का अपॉइंटमेंट एक कॉलेजियम के द्वारा होनी चाहिए, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति एक परामर्श मंडल के सिफारिश के आधार पर किया जाएगा और इसी कॉलेजियम के सिफारिश पर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रचलित व्यवस्था, जो पहले से तब चली आ रही व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, न्यायाधीशों के नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम जैसा शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, किसी भी आर्टिकल में उल्लिखित नहीं है, लेकिन तब से लेकर आज तक इसी कॉलेजियम के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तथा हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र होता रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कॉलेजियम में कौन कौन लोग होंगे। इस कॉलेजियम में तो इसी केस में जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का केस था, इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही यह तय किया कि इस कॉलेजियम में 5 सदस्य होंगे। इस कॉलेजियम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो क्या होगा, वो अध्यक्ष होगा और 4 अन्य मेंबर होंगे जो उस समय सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये 5 जो जज होते हैं यही राष्ट्रपति के पास जो है सिफारिश भेजते हैं कि आप फला व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दीजिए। कॉलेजियम में यह व्यवस्था भी की गई थी कि सीजेआई के जो ओपिनियन है, जो राय है,
उसको महत्व देना चाहिए। सरकार ने क्या किया कि इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और इसी के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण होता रहा। ठीक है, कुछ दिन तक तो ये व्यवस्था चलती रही, ये काम चलता रहा। 1998 में 1998 में जो क्या हुआ कि जब के.आर. नारायणन महोदय राष्ट्रपति बने, उस समय सरकार ने जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा, आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 143 में अक्सर क्या है कि आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। आर्टिकल 153 में गवर्नमेंट को अगर कोई भी ऐसा मामला उसके सामने आता है जिसमें लगता है कि कोर्ट से हमको इसमें ओपिनियन लेना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू उस केस को सुप्रीम कोर्ट में भेजता है और सुप्रीम कोर्ट की राय उस पर लेता है। और जितने भी मामले इस तरीके से 143 के जरिए राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उन सारे केसों को रेफरेंशियल केसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोविजन के तहत 1998 में गवर्नमेंट ने जो क्या किया कि इसी आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कि जो कोलेजियम जो सिफारिश करता है, तो क्या उस सिफारिश को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति एक बार कॉलेजियम के सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम वापस किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करता है, तब राष्ट्रपति को उस सिफारिश को मानना ही पड़ेगा। 1998 के इस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले को थर्ड जज केस के नाम से भी जाना जाता है, या इसको इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस के नाम से जाना जाता है। देखिए हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो हमने 3 केस बताए, 3 जज। पहला केस जो एसपी गुप्ता का था, जिसमें गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आया। सेकंड जो केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था, जो जिसमें क्या है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया और यहीं से शुरुआत हुई कोलेजियम सिस्टम की पैदाइश हुई। और कोर्ट ने ये कहा कि जजों का अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होगा, और इसी में उन्होंने डिफाइन भी किया कि इस कोलेजियम में कौन कौन लोग होंगे। और जो उसके बाद से 1998 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा खुद ये पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति को जो सिफारिश किया गया है कोलेजियम के द्वारा, क्या उसको मानने के लिए वो बाउंड है कि नहीं। इसी को जो है थर्ड जजेस केस या इनरे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस 1998 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की बड़ी लंबी कहानी है, 1993 तक बड़ा अजीब सा सिस्टम था। सरकार तय करती थी कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा, लेकिन कोलेजियम सिस्टम भी बहुत ठीक नहीं है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश खुद कर रहे हैं। कोलेजियम में जो जज है वे पांचों के पांचों जज सुप्रीम कोर्ट के हैं। वे ये तय कर रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ये सिस्टम भी बहुत ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ जो है एनजेक के बारे में हमें जानना होगा। जब इस तरह की बातें होने लगी तो उसी समय सन 2002 में जब इस तरह की बातें, मतलब किस तरह की बात कि जो है दोनों व्यवस्था ठीक नहीं थी। पहले क्या था, गवर्नमेंट जजों को अपॉइंट कर रही थी, वो भी पूरा ठीक नहीं था। उसके बाद क्या हो गया, कोलेजियम सिस्टम आ गया, जज को खुद अपॉइंट कर रहा है, ये भी बहुत ठीक नहीं था। तो उसी समय से ये डिमांड होने लगी कि ये दोनों व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ दूसरे तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी समय सन 2002 में जो है एम.एन. वेंकटेश्वर की अध्यक्षता में जो क्या हुआ कि एक संविधान समीक्षा आयोग सन 2002 में जो वेंकटचलैया आयोग गठित किया गया था और उनको संविधान समीक्षा का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, इस आयोग ने क्या किया कि कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त कर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यान से समझिएगा इस बात को, अक्सर ये पूछा जाता है। तो जो 2002 में वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया, उसको काम सौंपा गया कि वो संविधान समीक्षा करे, और तो उसने ये रिपोर्ट दिया कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए और उसके जगह पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया जाए।
तो वर्ष 2013 में जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना है, तो क्या किया गया, 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया था। वर्ष 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक भी क्या हो गया, लैप्स हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि अगर कोई विधेयक जो है क्या कहते हैं लोकसभा में पेंडिंग है और उसी समय लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होता है, विधेयक लैप्स हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ 2014 में कि जब विधेयक वहाँ पेश था और उस समय लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक की क्या हो गया, लैप्स हो गया। मोदी जी के जब नेतृत्व में नई लोकसभा गठित की गई तब फिर क्या है, एनजैक से संबंधित 121वां 121 संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। लोकसभा से यह विधेयक क्या हुआ, सर्वसम्मति से पारित होकर जब यह राज्यसभा में पहुंचा तो वहां भी इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। चूंकि यह विधेयक संविधान के उस भाग में संशोधन के लिए था जिसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन का बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था। जब आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने जो है अमेंडमेंट को नहीं पढ़ा है, हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे 368 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में प्रोविजन है, तो उसमें बताया जाएगा कि अमेंडमेंट के लिए हमारे यहाँ 3 तरह के प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी मतलब संसद के दोनों सदनों के बहुमत से संशोधन कर दिया जाता है, और तीसरे कैटेगरी में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिसमें संशोधन करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो है 50% स्टेट रेक्टिफिकेशन चाहिए, मतलब कि बहुमत भी चाहिए दोनों सदनों का और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो जो ये प्रोविजन जो है एनजैक जो लाया गया था, जो संशोधन लाया गया था, तो ये उसी तरह का प्रोविजन था जिसमें क्या है कि जो है ये मतलब आधे से अधिक जो है राज्यों का समर्थन भी इसमें चाहिए था इसमें। तो यही हुआ, चूंकि यह विधेयक जो है संविधान के ऐसे पार्ट से रिलेटेड था जिसमें जो है आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, इसलिए जब दोनों सदनों से यह पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यों के पास उनके अनुसमर्थन के लिए भेजा गया। जब आवश्यक अनुसमर्थन प्राप्त हो गया तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनके एसेंट के लिए, उनकी अनुमति के लिए भेजा गया, और राष्ट्रपति महोदय ने 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 को अपनी अनुमति दी और 1 जनवरी 2015 को जो है यह एनजैक 99 संशोधन एक्ट के रूप में लागू हो गया, जो है 99वें संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हो गया। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति में सरकार का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के प्रत्येक जज, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है, की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर एनजैक के परामर्श से करेंगे। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए हमने लिख भी दिया यहाँ, ठीक है। मतलब क्या है कि अब जो है जो शुरू में व्यवस्था क्या थी, शुरू में तो राष्ट्रपति परामर्श से कर लेते थे, फिर बाद में कोलोजियम आया, कोलोजियम के परामर्श से करते थे। अब ये एनजैक जो लाया गया तो इसमें क्या था, बिल्कुल साइड में कर दिया गया, किसी के परामर्श की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज के परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये चल नहीं पाया और जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने क्या कर दिया, इनको चैलेंज कर दिया। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इसको चैलेंज कर दिया। और क्या है कि चैलेंज जब किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये संविधान के 99 संशोधन एक्ट जो था इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तथा एनजैक को वाइड घोषित कर दिया। और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति व स्थानांतरण में, ट्रांसफर में पूर्व की कोलेजियम व्यवस्था बहाल रहेगी, यानी परिवर्तन में रहेगा। 5 जजों की पीठ में 4-1 से यह निर्णय हुआ कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का
अतिक्रमण करता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चयन प्रक्रिया अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दों के अधीन करे। एनजैक के असंवैधानिक व शून्य घोषित होते ही पुरानी कोलेजियम व्यवस्था बहाल हो गई। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ एनजैक जो है आज प्रेजेंट टाइम में है नहीं, लेकिन हम जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो हमको एनजैक के बारे में बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये व्यवस्था बीच में आ गई थी तो हमको इसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो है आज हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता तथा जजों के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में हमने चर्चा किया। अपने अगले वीडियो में हम न्यायाधीशों के पदावधि व महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।